हेलो बच्चों। वो सिकंदर ही दोस्त हो कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। बच्चों, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है उसी को सिकंदर कहते हैं। वही सिकंदर कहलाएगा जिसको हारी बाजी को जीतना आता है। इस साल कोरोना की वजह से जो मुश्किलें पैदा हो गई हैं आपकी पढ़ाई में, इस हारी बाजी को जीतने के लिए हम सभी बाजीगर बनकर आ चुके हैं आपके पास। We are here to help you and guide you and solve each and every problem of class 10th for you. हर मुश्किल जो आपको लग रही है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हम आ गए हैं आपकी इस मुश्किल का समाधान ढूंढने। अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलरली हमें फॉलो करते रहें, हमारा दिया हुआ काम करते रहेंगे बच्चों, तो क्लास 10th के बोर्ड में अच्छा स्कोर लाना बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। पर हाँ, रेगुलर एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको एक एक दिया हुआ काम अच्छे से करना होगा, अपने डाउट्स को क्लियर करना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस इज द की। जब कोई चीज समझ आ जाए उसको प्रैक्टिस कीजिए और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा ताकि आप उसे भूलें ना। सो बच्चों, मैं पूजा आपकी मेंटोर आ गई हूं। आज हम बच्चों क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स अभी फर्स्ट चैप्टर के रहते हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। सो शुरू करें आज का सफर। चलिए फिर, आज के सफर की शुरुआत होने वाली है सबसे पहले ये जानने में कि हम आज सीखेंगे क्या। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे स्टूडेंट्स? टुडे आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे पहले चैप्टर के, वो होंगे अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स, जिसका आइडिया आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में दिया जा चुका है। फिर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स के बारे में बात करेंगे। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनके बारे में बारीकी से जानेंगे। ऑक्सीडेशन हमारी रियल लाइफ में डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज में कहाँ होगा ये भी जानेंगे। करोजन और रैंसिडिटी को डिटेल में समझेंगे और फिर हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर बाय फर्स्ट इंपॉर्टेंटली डूइंग द रिविजन ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स के बारे में क्या याद है आपको? नाम में ही वजन है बच्चों इसके, तो देखिएगा जरा नाम क्या है, रेडॉक्स। रेडॉक्स दो नामों से जुड़ के बनाया हुआ नाम है, तो रेड और ऑक्स। व्हाट इज RED रेड डिनोट एंड व्हाट डज OX डिनोट? यू शुड नो दैट। देखिए, RED रेड मतलब रिडक्शन, क्या है बच्चों, रिडक्शन। और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन, क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये है अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स में डिटेल में चीजें जानेंगे हम, क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे और क्या होगा। चलिए जल्दी से उसके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, ये जो रेडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, पहले उसके बारे में अलग बातें बताई गई थी, फिर दोबारा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आया गया। अर्लियर कॉन्सेप्ट जो था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको समझाना चाहूंगी कि बहुत बच्चों को इस कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूजन रहता है, जो कि मैंने हमारे पिछले लेक्चर में नोट भी किया। कुछ बच्चों को कुछ अलग अलग तरीके के कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इस कॉन्सेप्ट को ना अलग तरीके से देखने की जरूरत है। इसमें लेन देन हो रहा है, किसका और कैसे, कहां कहां, यही देखना है हमें। सो ये लेन देन को समझना ही है रेडॉक्स रिएक्शन। समझने की कोशिश करते हैं फिर। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन को समझना है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है समझना होगा। तो बताइए जरा, ऑक्सीडेशन क्या होगा? टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में दो चीजें याद रखनी होंगी हमें। कितनी चीजें याद रखनी है बच्चों? दो चीजें। क्या है वो दो चीजें? पहली, नाम में ही लिखा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है ना नाम में, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। याद रहेगी ये बात, गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम में ही तो लिखा है। अगर ऑक्सीजन गेन होगा तो फिर लूज भी तो होगा कुछ, और वो क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। गेन की जगह एडिशन वर्ड यूज करेंगे तो भी मतलब तो वही निकला। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज, ऑक्सीजन ऐड होगा तो फिर रिमूव क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का। किसका बच्चों? हाइड्रोजन का।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये बात समझनी होगी आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा बताइए जरा। रिडक्शन में ऑक्सीजन का क्या हाल होने वाला है और हाइड्रोजन का, ये पता होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन में तो माइनस ही होगा, रिमूव ही होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे बच्चों? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको समझना होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये बात याद रखनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चों, अगर आप ये बात समझ ही गए हो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए जरा इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है लेन देन कहाँ कैसे क्या हो गया। ऑक्सीजन का केस है यहाँ पर या हाइड्रोजन का केस है? देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ, इसको समझने के लिए पहले रिएक्टेंट्स को देखिए फिर प्रोडक्ट्स को देखिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या बन गया ये देख लोगे, इसको समझ जाओगे तो बात आसान हो जाएगी। रिएक्टेंट में क्या है यहाँ पर? CuO है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में है। प्रोडक्ट में क्या बन गया देखिएगा, Cu बन गया। साफ नजर आ रहा है, ऑक्सीजन गायब। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया भैया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, सिंपल, राइट। अब देखिए दूसरा रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बन गया देखिएगा, H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन से वाटर बन जाना, H2O बन गया, पानी है ना, ऑक्सीजन ऐड होके, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। क्या बन गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन जब बना तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ है तो एक जगह रिडक्शन भी तो हुआ, और वो कहाँ है देखिएगा जरा। CuO से, हाँ जी, CuO से जब कॉपर बन गया तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज दिस? दिस इज रिडक्शन। समझ गए हो ये बात? एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया है। So students, when oxygen is getting added, it is oxidation. When oxygen is getting removed, it is reduction. Is it clear? अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग सिचुएशंस पैदा होंगी और वो सब आपको समझनी होगी। रिएक्टेंट में क्या हुआ, प्रोडक्ट में क्या हुआ, सिंपल लॉजिक है। क्या लेन देन हुई ये समझनी है, ऑक्सीजन की हुई है या हाइड्रोजन की हुई है। ओके, इट इज क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट की एक और पहलू को जानते हैं कुछ और इन डिटेल। व्हाट इज इट, लेट मी नो। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। बच्चों जब लेन देन हो रहा हो तो जो देता है वो बड़ा होता है, उसके पास कुछ है देने के लिए, हाँ है ना। जो दे रहा है उसको क्या कहेंगे, उसका एक नामकरण कर रखा है यहाँ पर। ओके, सो नामकरण के ऊपर अब हम आने वाले हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। बच्चों गौर से देखिएगा, एक सब्सटेंस है, ओके। इस सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे ये आपको पता होना होगा। अगर एक सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जरा ये लाइन देखिएगा। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट पहले हम जान रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट विच रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड is going to be our reducing agent। मतलब सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये बन जाएगा reducing agent। क्या बन जाएगा बच्चों, reducing agent। और देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट which oxidizes others and gets reduced itself। खुद reduce हो जाएगा पर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर गया, खुद क्या हुआ, reduce हो गया। सो मतलब उसके साथ रिडक्शन हो गया, है ना, क्योंकि वो रिड्यूस हो गया तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ही हो रहा है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा याद रखना है आपको, रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्लियर है ये बात, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर, हाँ या ना। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
पिछले लेक्चर में भी आपने समझ ली होगी, और जिसको किसी तरह का कंफ्यूजन रह गया है वो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। इज इट ओके? एक रिएक्शन को करके देखें और पता करें उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तैयार हैं आप? एक रिएक्शन करके देखते हैं। चलिए, ये रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al गिव्स यू Fe प्लस Al2O3। बच्चों, तुमने कभी सुना है कि मेरे घर पे ये नाम है और मेरा निकनेम कुछ और है? निकनेम कुछ और होता है ना, उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी एक निकनेम है। जानते हैं वो क्या है? बताइए जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का निकनेम सोचिए, व्हाट कैन इट बी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी कॉल्ड समथिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड समथिंग। सोचिए और बताइए कि क्या है। देखा आपने, ऑक्सीडाइज एजेंट का एक निकनेम है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का भी एक निकनेम है, एक और नाम है। जैसे घर पे आपको प्यार से कुछ और बुलाया जाता है, उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी कुछ कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को भी। रिड्यूसिंग एजेंट को कहते हैं रिडक्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्टेंट। याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट को कहते हैं रिडक्टेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहेंगे ऑक्सीडेंट। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेंट। अगर कभी आपको ऑक्सीडेंट लिखा हुआ मिले और आपको कहा जाए फाइंड द ऑक्सीडेंट इन दिस रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ऑक्सीडेंट का है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट का है रिड्यूसिंग एजेंट। इज दिस क्लियर? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए फिर बच्चों, आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को क्लियरली समझ लिया है। आपने ये देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जल्दी से एक रिएक्शन में कर लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ही ना बचे। देखिए, Fe2O3 प्लस Al इज गिविंग यू Fe प्लस Al2O3। सो स्टूडेंट्स क्विकली सी क्या हो रहा है। रिएक्टेंट्स में दो हैं, Fe2O3 और Al। Fe2O3 प्रोडक्ट में क्या हो गया? Fe बन गया है। देखा, ऑक्सीजन गायब हो गया है यहाँ से। क्या हो गया है? ऑक्सीजन गायब हो गया है। तो ऑक्सीजन गायब हो गया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब देखिए Al क्या हुआ? Al2O3। नाम में देखते ही साफ नजर आ रहा है, अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है बच्चों, तो ये क्या बन गया हमारा? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। मैंने आपको बताया कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं OA से डिनोट कर रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट को RA से। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी कहा जा सकता है। अब आपने जान लिया है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इस रिएक्शन में ढूंढिए कि वो क्या है। जो सब्सटेंस में देखो ऑक्सीजन का जब फेरबदल हुआ है, जो रिड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो भी जानना जरूरी है। आपको इतनी बार ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज एजेंट सुन के कंफ्यूजन हो रहा है क्या? चिंता मत कीजिए, इस कंफ्यूजन का इलाज देखिए ध्यान से। ओके, जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन होगा। ये बात हमने जान ली थी। उल्टी है ना बात यहाँ पर। ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देख ही लिया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। सी, ऑक्सीडेशन क्या हुआ? Al से लेके Al2O3 बना, राइट। सो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनेगा फिर? बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा Al। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा तो Fe2O3 बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर? एक रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन होगा वो बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर नाउ? देयर इज एनी कंफ्यूजन विच इज लेफ्ट? नहीं ना? अब समझ गए हो ये बात? ये समझने के बाद होमवर्क क्वेश्चंस जो आपने किए हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि कैसे किए हैं। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो जैसे रिएक्शन देखा, देख लेते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ध्यान से नोट कीजिएगा रिएक्शन को। CuO plus H2 gives Cu
प्लस H2O। अब सिंपल सा काम करना है, देखना है कि ऑक्सीजन का फेरबदल हो रहा है कहाँ, कैसे, देख लीजिए। कॉपर ऑक्साइड CuO रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट साइड देखिएगा Cu है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन चुका है, साफ नजर आ रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो ये बन गया रिडक्शन। क्या बन गया बच्चों? रिडक्शन। अब H2 देखिए, H2 बन चुका है H2O, सो यहां पर क्या हो गया है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज इट स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई शक इसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा हो गया, हमने मार्क कर लिया। अब गौर से देखिए, जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO के साथ रिडक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका आंसर लिख दीजिए CuO। और जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा होगा वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उल्टा क्या होगा? जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, सो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर बन गया H2। इज इट क्लियर? Now tell me the substance which is getting oxidized is H2, क्योंकि इसी के तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रिडक्शन किसके साथ हो रहा है? CuO। Is it clear? आपने एक बात नोट की है, ऑक्सीडेशन जिसके साथ हो रहा है वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, और वही बन गया द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। CuO ही तो रिड्यूस होके Cu बन गया है ना। समझ चुके हो ना आप ये बात? अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ जाता है तो बाकी दो सवाल आसानी से समझ आ जाएंगे, है ना। चलिए फिर जल्दी से अगला सवाल भी कर लेते हैं। इस रिएक्शन को नोट कीजिएगा, Cl2 प्लस H2S इज गिविंग यू S प्लस 2HCl। अब गौर से देखिएगा, अब तक पिछले रिएक्शन में ऑक्सीजन का लेन देन हुआ था, अब हाइड्रोजन का हो रहा है। सो गौर से देखिएगा, रिएक्टेंट्स में है Cl2, सो Cl2 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब गया तो HCl बन गया है, तो मतलब हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन गया रिडक्शन। क्या बन गया बच्चों? रिडक्शन। सो जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा होगा तो वो क्या होगा? सोचिए जरा, ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं फिर मार्क भी कर लेंगे आंसर्स को हम। देखिए H2S दूसरा रिएक्टेंट, इसके साथ क्या हुआ? S बन गया, H2S से S बन गया, तो इसका मतलब यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया। इज इट क्लियर? इफ दिस इज क्लियर देन द आंसर आल्सो विल बी क्लियर। हाउ? टेल मी। जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा है वो बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि H2S। क्या बन जाएगा? इसका आंसर होगा बच्चों H2S। रिड्यूसिंग एजेंट H2S है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पता चल गया है, तो क्या आसानी से बाकी दो सवाल भी हो जाएंगे? एब्सोल्युटली। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही होगा द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वही होगा द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? चलिए आगे आने वाले जो सवाल है उनका वक्त बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं बच्चों, जल्दी से मैं डिस्कस कर देती हूँ ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, एंड यू कैन टेक द फोटोग्राफ और इवन चेक योर आंसर्स। देखिए यहाँ पर रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। रिएक्शन नोट कर लिया गया है नीचे, और यहाँ मेंशन किया गया है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन। देख लीजिएगा, MnO2 MnCl2 बन गया है, साफ नजर आ रहा है, ऑक्सीजन चला गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर रिडक्शन। दूसरा रिएक्टेंट देखिए, HCl बन गया है H2O, ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। ये मैंने मार्क कर लिए। जैसे ये रिएक्शन में मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गया, अब आसानी से ये चारों सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। बताइए जरा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बन गया HCl और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया MnO2, राइट। इस रिएक्शन की हेल्प से ही मैंने ये आंसर लिखे हैं। इज इट क्लियर नाउ? काइंडली चेक योर आंसर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल की फोटो खींच लीजिएगा अगर किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो। ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। आई होप आपने इस सवाल की फोटो खींच ली होगी। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़े।
कुछ बच्चों ने स्पेशली बोला है कि आप पढ़ाकर एक बार एक तरफ हो जाया कीजिएगा ताकि हम फोटोग्राफ खींच सकें, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये हो रहा है बच्चों। सवाल देखिए अगला, रिएक्शन देख लिया है मैंने, उस रिएक्शन को नोट किया है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन है कहाँ पे रिडक्शन है देखा है। रिएक्शन क्या है, PbS प्लस 4H2O2 इज गिविंग यू PbSO4 प्लस 4H2O। बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ, रिडक्शन कहाँ, देख लीजिए। PbS PbSO4 बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इट इज ऑक्सीडेशन, एंड H2O2 H2O बन गया, ऑक्सीजन चला गया है, H2O2 था पर H2O है, एक ऑक्सीजन चला गया जिस वजह से ये बन गया रिडक्शन। सो आंसर्स काफी क्लियर होंगे, है ना। देख लीजिएगा आप, सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन अंडर को कर रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, देख लिया, PbS is the reducing agent. Oxidizing agent will be H2O2. The substance which is getting oxidized is PbS and the substance which is getting reduced will be H2O2. ये लॉजिक आप समझ ही गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में एक रिएक्शन दे रखा है 4m plus 3O2 gives 2m2O3। ये रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि चारों ऑप्शंस में से बताइए जरा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या आप बता पाए? बहुत बच्चों के आंसर्स भी मैंने देखे हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखते हैं। 4m plus 3O2 मतलब m एक मेटल है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, सिंपल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया है अगर, तो देखिए जरा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑप्शंस में देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर नजर आया मुझे और यहाँ पर भी नजर आया। सो बच्चों बी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है ये अब हमें देखना है। देखिए बी और डी में दोनों में ऑक्सीडेशन मेंशन्ड है और जो बाकी दो ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है वो देखिए, डीकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस पे इसका आंसर डिसाइड होगा। सो देखिए व्हाट इज हैपनिंग, M plus O2 मतलब दो कंबाइन हो रहे हैं और एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू गेट वन प्रोडक्ट, वन रिजल्टेंट, देन इट इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन डी। सो ये बात क्लियर होगी, ये आंसर आप समझ ही गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को गौर से देखिए, Mg plus CuO plus heat gives you MgO plus copper। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग? चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्यों है ऐसा देख लीजिए, रिएक्शन लिखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि MgO बन गया यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, और CuO बन गया यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। एक ही रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं। सो बच्चों ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन सी में रेडॉक्स रिएक्शन मेंशन्ड है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम गौर से देखें, हायर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट ओवर हियर, सो दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अगर किसी को कोई शक हो तो इसकी फोटो भी खींच सकते हो। बहुत सिंपल सवाल है रेडॉक्स रिएक्शन का, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, ये आखिरी सवाल था हमारे होमवर्क का। सो क्वेश्चन देखिए क्या था, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड व्हाट इज ब्लैक कलर्ड जो है उस एलिमेंट के बारे में हमें बताना है। देखिए X ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड, पता है ना ये बात आपको। तो X क्या है जो हीट करने पर वो ऑक्सीजन ले लेगा ना, तो वो ऑक्साइड बन जाएगा, एक मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो मेटल कौन सा है ये हमें जानना है। और इस क्वेश्चन का कैच एक ही है बच्चों, कलर बता रखा है यहाँ पर। कौन सा कलर है? शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है हमारा। तो जो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, इस कलर से आपको आंसर याद रखना होगा और वो है हमारा कॉपर। कॉपर का कलर क्या है, याद है कि नहीं आपको? शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ही तो है कॉपर, जिसमें एक चमक होती है। कॉपर वायर्स बिजली के तारों में हम यूज करते हैं। आई होप आप सभी ने कॉपर वायर्स देख ही रखे होंगे। सो इस सवाल के साथ हमारे सारे होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। मैंने आपका अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ जो रेडॉक्स था, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे था, वो मैंने आपको समझा दिया है और हमने जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनको भी आंसर कर लिया है बच्चों, राइट। सो अब हम आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हुए और इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। कौन से कॉन्सेप्ट की? मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। रेडॉक्स के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहली बात आपको जो जाननी है वो ये है, अर्लियर कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत थी जिस वजह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट को आना पड़ा, बताइए जरा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही लेन देन हो। कोई और एलिमेंट का अगर लेन देन हो गया
किसी और एटम का, आई मीन टू से, तो फिर कैसे पता चले? सो दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट of redox reaction has been brought into practice because only oxygen and hydrogen don't, लेन देन सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का थोड़ी होगा, बाकी और एटम्स भी तो हैं जिनका लेन देन हो सकता है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। किसका लेन देन होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। सो उसके लिए ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया गया। यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो फिर आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, पर यहाँ पे आपको ये जानना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स होंगे उनका होगा, और ऐसी चीज को हम कहेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा हो, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हो, राइट? रिएक्शंस में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों पहली चीज जो आपको समझ लेनी है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पर जो लेन देन हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे भी लॉस और गेन हो रहा है, बट यहां पर जो हो रहा है लॉस एंड गेन, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बोथ अकर साइमल्टेनियसली हियर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही बात आपको देखनी है। रिएक्शन देखिए जरा, ए और बी दो रिएक्टेंट्स है, और इन रिएक्टेंट्स के साथ क्या हो रहा है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हो जाएगा रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गौर से देखिएगा, ए के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो बी पे जा रहा है। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में फर्क दिख रहा है आपको। ए के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास चला गया है प्रोडक्ट साइड में। सो अगर आप देखो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं? देखिए यहां पर एक ऐसा था और यहां पर एक ऐसा था। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था जो कि प्रोडक्ट साइड में नहीं है। सो हुआ क्या? यहां पर जो हुआ है वो ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब बी के साथ देखिए क्या हो रहा है। बी यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ चुका है। सो सेम जैसे कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सीखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखा, उसी प्रकार से यहां पर भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बच्चों क्लास 10th के सिलेबस में मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे आने वाले सालों में यानी कि क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में आप समझोगे, क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर भी आने वाला है क्लास 11th में। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन का अर्लियर कॉन्सेप्ट भी था और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। अर्लियर कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेन देन है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन का, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आकर। फॉर नाउ यू शुड नो दिस and you will learn about it more in coming classes. Is it clear students? रेडॉक्स के बारे में आइडिया आपको लग चुका है कि 11th में क्या और कैसी चीजें आएंगी, इनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर नाम की एक चीज आएगी, उसके बारे में आपको जानना होगा। अलग अलग चीजें हैं, डिटेल में घुसेंगे अगले साल। अभी के लिए क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स। आगे बढ़े, फिर रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझूं मैं। अर्लियर कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों के बारे में आपको डिटेल, अर्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से आइडिया दे दिया गया है, क्योंकि ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। Whereas coming to the modern concept, it will be coming in their further classes. So इतनी जानकारी आज के लिए आपके लिए बच्चों रेडॉक्स के बारे में काफी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बच्चों रेडॉक्स के बारे में जब हमने सीखा तो हमने ऑक्सीडेशन का जिक्र किया। ऑक्सीडेशन एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इस ऑक्सीजन को ऐड होने से कैसे और क्या अलग अलग चीजों पे फर्क पड़ेगा, ये आपको जानना होगा। बेटा एयर से ही तो ऑक्सीजन आता है, हाँ या ना? इसीलिए इस प्रोसीजर को एरेटेड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना फ्रॉम एयर। नेचुरली जब ऐसा होता है तो एरेटेड ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन हमें कहाँ और कैसे नजर आएगा। तैयार हैं आप ऑक्सीडेशन के बारे में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ और कैसे हो रहा है ये जानने के लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ के ऊपर पक्का सवाल आने के पूरे चांसेस है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग?
ऑक्सीडेशन से होगा क्या? ऑक्सीडेशन से होगा ये कि ऑक्सीडेशन हमारे मेटल्स को डैमेज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट काफी डैमेजिंग है। और आपको ये समझना होगा कि क्या सिर्फ मेटल्स पे ही डैमेज करेगा? नहीं, हमारे लिए जो हमारी सबसे जरूरी चीज है खाना, खाना पे भी, आई मीन ऑन फूड ऑल्सो ऑक्सीडेशन अकर्स एंड इट इज रियली अ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट है उसका। सो हमारे खाने पर और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले मेटल्स के साथ भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यही हम जानेंगे कि कैसे होगा। सो तैयार हो जाइए आप, हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्योंकि बहुत ज्यादा है मेटल्स और फूड पे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस। इट इज कॉज्ड नेचुरली बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, यू ऑल नो ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होता है। तो वो नेचुरली ही वो मेटल या फूड ऑक्सीजन को एयर से ले लेता है एंड तब होती है गड़बड़ शुरू। और ये गड़बड़ एक दिन में नहीं होती बच्चों, धीरे धीरे गड़बड़ होती है ये। इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। वक्त लगता है चीजों को खराब होने में, धीरे धीरे अपना डैमेज छोड़ जाता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे और क्या, ये अब हम डिटेल में जानेंगे। ओके, सो यू शुड नो कि अगर हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन इफेक्ट कर रहा है तो जब मेटल्स पे होगा तो उसे क्या कहेंगे, और खाने पे होगा तो उसे क्या कहेंगे? करोशन ऑफ मेटल्स। बच्चों, जब मेटल्स पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तब उसका नाम दे रखा है करोशन। क्या दे रखा है बच्चों? करोशन। जैसे ही करोशन सुना, कुछ याद आया बच्चों आपको? क्या होता है करोशन? डू यू रिमेंबर समथिंग? करोशन सुनते ही जो याद आना चाहिए वो आपको है रस्टिंग। क्या याद आना चाहिए बच्चों? रस्टिंग। जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जान रहे थे और बता रहे थे कि कैसे एक रिएक्शन में कलर चेंज होता है, तब हमने जिक्र किया था रस्टिंग का, कि लोहे को जंग लग जाता है, कलर बदल जाता है। वही हो रहा है यहाँ पर। करोशन ऑफ मेटल्स में वन ऑफ द कॉमन इज रस्टिंग। कौन सा है बच्चों? रस्टिंग। मतलब लोहे के जंग लग जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करोशन का। और बहुत सारे मेटल्स हैं जो खराब हो सकते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, एंड मोस्ट कॉमन वन इज रस्टिंग। ओके, सो मेटल्स के ऊपर जो ऑक्सीडेशन इफेक्ट छोड़ जाता है उसका एक नाम है जो कि है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोशन। और जब फूड के साथ, खाने के साथ जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तब आता है ये कॉन्सेप्ट जो कि है रैंसिडिटी। क्या है बच्चों? रैंसिडिटी। ये वर्ड याद रखना, रैंसिडिटी। खाना रैंसिड हो जाता है, फूड इज गेटिंग रैंसिड, खराब होने लगता है। कैसे और क्या, ये भी हम जानेंगे। सो नाउ आवर टारगेट इज टू अंडरस्टैंड करोशन एंड रैंसिडिटी इन डिटेल। तैयार हैं आप? शुरू करें इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, अब हम करोशन की बात करेंगे। पहले करोशन, बेटा आप काफी वाकिफ हो गए इस कॉन्सेप्ट से, तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये होता ही रहता है। क्या हो रहा है गौर से देखिए। इन करोशन, इट इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface। बच्चों, एक मेटल है, मेटल का जो सरफेस है ना, उसके ऊपर ऐसा कुछ जा रहा है जिस वजह से वो खराब होने लगता है। वो जो जिस वजह से वो खराब होने लगता है वो एयर से लिया जा सकता है। हाँ जी, मेटल्स आर ईटन अप, धीरे धीरे वो उसको खाना शुरू करता है, ग्रेजुअली वो खराब होना शुरू हो जाता है। और जो सब्सटेंस है ना, जो उसके ऊपर जाके ये सारा नुकसान पैदा कर रहा है, वो एयर, मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल भी हो सकता है, जिस वजह से करोशन होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल, मैंने अभी बताया था आपको रस्टिंग के बारे में, ये एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ करोशन है। रस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोशन। मैंने ऑलरेडी आपको रस्टिंग का रिएक्शन भी बता रखा है बच्चों, याद है आपको? आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, रस्ट का फॉर्मूला भी समझाया था मैंने आपको। हो क्या रहा है? लोहे का ऑब्जेक्ट करता क्या है? ये लोहे का ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर हवा में से, मॉइस्चर में से, नमी से ऑक्सीजन और वाटर एड अपॉन हो जाएगा, और जो फॉर्म होगा एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर हमारे लोहे के ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे लोहे का ऑब्जेक्ट खराब होता जा रहा है। इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट्स डैमेज्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? करोजन में रस्टिंग के बारे में आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में ना एक बात आपको और जाननी है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझा। अब आप बोलोगे अच्छा रस्टिंग में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्या? बिल्कुल सही समझा आपने, रस्टिंग में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए जरा इस रिएक्शन में। Fe plus O2 is giving you Fe2O3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट। Fe2O3 डॉट XH2O, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाएंगे बच्चों। जब रस्ट फॉर्म होगा तो रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O होता है। आई होप यू रिमेंबर दिस। रस्ट Fe2O3 डॉट XH2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप आगे आने वाले चैप्टर में भी समझेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि रस्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद जो फॉर्म हो रहा है ना, वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें नुकसान पैदा कर रहा है भाई, हमारा लोहा खराब हो जाता है। इट इज एन अनवांटेड ऑक्सीडेशन, इट इज एन अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल। और ये किसी के चाहने से नहीं हो रहा बच्चों, ऑन नेचर, ऑन इट्स ओन ये हो रहा है, नेचर अपने आप ही। किसी ने बोला नहीं है आयरन को जाके कुछ स्पेशली कुछ किया नहीं है, अपने आप अपने एटमॉस्फेयर में एयर से ऑक्सीजन लिया जाता है, नमी होती है, वहां से पानी आ जाता है, और फिर आयरन जब इनके साथ कंबाइन करता है तो रस्ट फॉर्म कर देता है और लोहे पे जंग लग जाता है। सो रस्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, हाउ इज इट फॉर्म्ड, यू हैव अंडरस्टूड। नाउ दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रस्टिंग। इज इट क्लियर बच्चों? रस्टिंग के बारे में ना आपको और आगे आने वाली क्लासेस में और जानकारी भी मिलेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट करोजन में जो हो रहा है वो ये है कि मेटल्स धीरे धीरे ग्रेजुअली ईटन अप, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, उनको खाया जा रहा है। जैसे एक रोटी है, पहले एक टुकड़ा खाते हैं, फिर दूसरा टुकड़ा खाते हैं, और वो रोटी खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है लोहे के साथ, धीरे धीरे वो रेडिश ब्राउन लेयर उसको खत्म करने लगता है। दीमक का एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप। घर में जब दीमक लग जाती है तो कितना नुकसान पैदा कर देती है बच्चों। सेम चीज हो रही है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑन आयरन इज नथिंग बट रस्टिंग। इज इट क्लियर? सो हमने रस्टिंग की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि करोजन का एक कॉमन फॉर्म है रस्टिंग। अब आप बोलोगे मैम क्या सिर्फ लोहे पे ही जंग लगेगा, किसी और एलिमेंट्स में कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। करोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एज वेल, एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रीलिंग्स, कार, बहुत जगह पे यूज होता है ना। आयरन के साथ साथ स्टील पे भी रस्टिंग हो जाती है, स्टील ऑब्जेक्ट्स के साथ। कार बॉडीज, फ्रिजेस, नेल्स, ब्रिजेस, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारे लोहे को यूज किया जाता है, और जहां जहां आयरन यूज होगा वहां वहां रस्टिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो इज इट क्लियर नाउ? समझ चुके हो करोजन में मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन इज रस्टिंग। आई होप जब आप रस्टिंग समझ गए हो तब आपका सवाल होना चाहिए मैम रस्टिंग तो खतरनाक है, अनवांटेड है, लोहे को खराब कर रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग, एंड व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। अलग अलग तरीकों से बच्चों रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। I have mentioned 5 techniques, 5 methods over here जो रस्टिंग से आपको बचा सकते हैं। कौन से हैं? आपको प्रोटेक्ट करना होगा अपने आयरन को, एंड हाउ विल यू डू दैट? बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब कुछ बीच में ऐसा अड़ंगा ले आओ, समथिंग यू ऐड इन बिटवीन, जिसकी वजह से रस्टिंग ना हो। तो कैसे, क्या ऐड करें हम? हमारे पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको अगर उसमें आयरन ही बाहर नजर ना आए तो कैसे होगा? ऐसे ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, ये है हमारे बैरियर प्रोटेक्शंस। जब हम एक्सटर्नली कुछ लगाने की, कुछ कोट करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से आयरन का जंग लगने से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो बैरियर प्रोटेक्शन वाला टेक्निक है वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि पानी के साथ, बारिश के साथ वो धीरे धीरे ऑयल, पेंट, ग्रीस ये फेड अपॉन हो सकते हैं, हाँ या ना? सो इसे बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं। क्लास 10th के सिलेबस में ये मेंशन है, बैरियर प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। कौन सी टेक्निक्स? ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीजिंग। अब आप बोलोगे मैम कोई तगड़ा इलाज बताओ जिससे ना लोहे को जंग लगने से हम बचा सकें, और वो जो तगड़ा इलाज होगा वो होगा बच्चा जिंक। जिंक की कोटिंग करेंगे हम, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक अगर आप कोट कर दोगे हमारे आयरन ऑब्जेक्ट पे तो हम जंग लगने का चांस थोड़ा सा कम कर सकते हैं।
कुछ और टेक्निक्स है जो आप आगे आने वाले सालों में सीखोगे। एलॉइंग भी कर सकते हैं हम। यू नो व्हाट इज एन एलॉय? हैव यू डिस्कस्ड अर्लियर? पिछली क्लास में 8th क्लास में बता देते हैं कि एलॉय क्या है। 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम डिस्कस करेंगे एलॉय के बारे में। एलॉय इज नथिंग बट बेटा मिक्सचर। ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई इसमें क्या क्या था, और इसी मिक्सचर को कहेंगे एलॉय। और ये जो एलॉय होगा किन चीज़ों से बनेगा? मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। 2 मेटल्स 2 नॉन मेटल्स, 1 मेटल 1 नॉन मेटल, कुछ भी मिला लो, ऐसे मिक्स कर दो ताकि इसे हम कहीं अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकें। सो हम एलॉइंग करते हैं। क्या करते हैं? एलॉइंग करते हैं। बच्चों एक खास बात है जो आपको समझनी है, वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के बारे में आप आगे आने वाले सालों में 11th और 12th में भी जानोगे, जहाँ पर डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि गैल्वनाइजेशन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू नो सम अदर मेथड्स। एलॉइंग हमने जाना, बैरियर प्रोटेक्शन जाना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जाना। एक तरीका और है, और वो तरीका है बाय कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट मेटल टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। आप ना आयरन को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जोड़ दो, तो जो भी ये गड़बड़ होगी ना जंग लगने वाली, पहले उसको लोहे से पहले वो हैंडल करेगा, वो मेटल हैंडल करेगा। सो वो मेटल आपके आयरन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम एक ढाल बनाकर एक और मेटल वहां पर एड ऑन कर रहे हैं। बाय दिस टेक्निक यू कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ रस्टिंग। इज इट क्लियर? एक आखिरी मेथड होगा बच्चों, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस बनते हैं, उस सॉल्यूशन से उस ऑब्जेक्ट को रस्ट नहीं लगेगा। इन सॉल्यूशंस के बारे में, इन मेथड्स, इन टेक्निक्स के बारे में 12th क्लास में आप ज़्यादा डिटेल में जानोगे। अभी के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको ये सारे टेक्निक्स इसीलिए बताए हैं क्योंकि यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट थिंग्स इन डिटेल, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो बच्चा देने जाएगा उसको सिर्फ यही थोड़ी पता होना चाहिए कि लोहे को हम पेंट करके बात बन जाएगी, नहीं ना। He should know there are different methods to prevent rusting, and these are those 5 methods, students. I hope this is clear to all of you. Is corrosion clear? Is rusting clear? And now have you understood how to prevent it? Right? अब ये समझ ही गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे बढ़कर हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आसान है क्योंकि आपके घरों में आप ये देखते ही रहते हैं। ये टॉपिक है बच्चों रैंसिडिटी। क्या है? रैंसिडिटी। यहाँ पर एक बहुत अजब गजब चीज़ हो रही है, और वो ये है कि हमारा जो खाना है, हम बहुत अच्छा प्यारा, बहुत प्यार से खाना बनाते हैं। तो आज जो खाना बनाया, क्या 10 दिन बाद भी वो वैसा ही रहेगा? नहीं, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और 10 दिन तो मैंने बहुत लंबा वक्त बता दिया है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो खराब होने लगते हैं और फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। सो एग्जैक्टली ये खराब क्यों हो रहे हैं भाई? ऐसा क्या चेंज हो रहा है जिस वजह से एक बहुत अच्छा खासा फ्रेश ऑब्जेक्ट, खाने का मटेरियल, फूड आइटम बिल्कुल खराब होने लगता है? ये आपको पता करना है। फूड में हो क्या रहा है जिस वजह से वो फूड खराब होने लगता है? इट इज गेटिंग डैमेज्ड। दैट इज नथिंग बट rancidity. Let's see. The condition produced by aerial oxidation. एरियल ऑक्सीडेशन याद आया? एरियल ऑक्सीडेशन क्या था? एयर में से ऑक्सीजन अपने आप ले लेता है ना, इसलिए उस प्रोसेस को कह रहे हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या कह रहे हैं हम? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। बच्चों मैं यहाँ पर बहुत सिंपली आपको समझा देती हूँ। खाना खराब हो गया ये पता कैसे चलेगा? स्मेल आने लगेगी बहुत बुरी सी, राइट? सो दैट बैड स्मेल स्टार्ट्स कमिंग इन। शक्ल से भी पता चल जाएगा, कलर भी चेंज हो जाता है, उसको स्मेल आता है और खा तो उसको सकते ही नहीं है, साफ साफ पता चल जाएगा टेस्ट देखते ही कि यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है, राइट और रॉन्ग। और खराब खाना हम खाएंगे भी क्यों? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अच्छा खासा फ्रेश फूड आइटम खराब होने लगता है ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। और पता कैसे चलेगा कि वो खराब हो गया? सीइंग इट्स स्मेल, इट्स कलर, इट्स टेस्ट, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। हमने करोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व की, रस्टिंग को सॉल्व किया, राइट और रॉन्ग? नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रैंसिडिटी। ये ज्यादा जरूरी है बच्चों, खाने पीने की चीजें इन्वॉल्व है ना इसमें। सो रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या करें जिस वजह से खाना खराब ना हो? ये काम तो आप ऑलरेडी करते ही होंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स इसमें है जो आप ऑलरेडी जानते हो और यूज भी करते होंगे। सबसे पहली टेक्निक देखिएगा क्या है। हम खाने में जो फूड्स एंड ऑयल्स जो खराब होने लगते हैं ना, उनको खराब होने से बचाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या ऐड करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स।
एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम में ही लिखा है एंटी, मतलब ऑक्सीडेंट्स के ऑपोजिट है ये, ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, रोक के रखेंगे उसको। इन एंटीऑक्सीडेंट्स का, ऑक्सीडेशन का ये दुश्मन है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हम खाने में ऐड कर देंगे। बच्चों जो आप बाहर से मार्केट में से अलग अलग चीज़ें लाते हो और वो बहुत दिन तक चलती है, वो इसीलिए चलती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स आर BHA एंड BHT, दीज आर द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से यूज किए जा सकते हैं, और वो है BHA और BHT। फुल फॉर्म भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जरूरी होगा स्टूडेंट्स। सो पहला तरीका होगा एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में जो खराब हो जाए उसको बचाने के लिए हम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड। ऑक्सीडेशन के दुश्मन को ले आए हैं हम। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड लेते हो ना, उसका ऑपोजिट, उसका दुश्मन सेम चीज है, ऑक्सीडेशन का दुश्मन। हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ले आए हैं, ऑक्सीडेंट्स के दुश्मन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स को। आगे बढ़िए जल्दी से। एक और तरीका है सबसे आसान और हम सभी यूज करते हैं, हम हमारा खाना बनाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। राइट और रॉन्ग? सो इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। सबसे कॉमन इलाज है ये, हम रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, रख रहे हैं ताकि वो खाना हमारा खराब ना हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़िए। इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। एक तरीका है लाइट से दूर रखने का भी। ज़्यादा देर तक वो खुली रहती है ना चीज़ें तो आसानी से खराब हो जाती है, अंडर लाइट तो बहुत ज़्यादा, तो आप उसको लाइट से दूर रखिए। बहुत सारे पैकेट्स पे भी लिखा रहता है ये प्रिकॉशन, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये मत करना, इसको लाइट में ज़्यादा देर तक मत रखना, डार्क प्लेस में रखने की कोशिश कीजिए। इज इट क्लियर? नाउ द अदर वन एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वन इज बाय पैकेजिंग द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स खाए हैं आप सभी ने, तो चिप्स के पैकेट में गैस होती है, आप सभी जानते हो ना, वो पेन लगा के अपने अपने तरीके से बच्चे फोड़ते हैं उसको। सो हो क्या रहा है, वो नाइट्रोजन गैस उसमें है ताकि वो हमारे चिप्स को खराब ना होने दे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक है बच्चों। रैंसिडिटी को हमें बचाना, प्रिवेंट करना है, रैंसिडिटी से हमारे खाने को हमें बचाना है। वो हम अलग अलग तरीकों से बचा सकते हैं, वो टेक्निक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है। सो बच्चों, इज इट क्लियर? क्या आप समझ चुके हो सारी चीजें? आज हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रेडॉक्स रिएक्शन समझा, हमने उस पर प्रॉब्लम्स भी किए जो पिछली क्लास में हमने सीखा था। और अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रिटिकल है, तो मैंने इसीलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं, अर्ली वाला भी, अर्लियर एंड मॉडर्न। क्या होता है इसमें, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है, whereas यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। इज इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात समझ चुके हो आप? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये चीजें आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रैक्टिस समझा दी गई है बच्चों। और अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये सवाल अब जब एग्जाम में आएगा तो डरना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करना है, अपना दिमाग ठीक से लगाना है और ये सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा आपको। हमने डिटेल में रेडॉक्स के बारे में जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जाना, इन्हें ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और फिर हमने बात की करोजन की। किसकी बात की हमने? करोजन की। एंड देन रैंसिडिटी। ये होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया, और इससे बचा कैसे जाए, इनका प्रिवेंशन भी मैंने आपको समझाया है बच्चों। सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों ही चीज़ें, करोजन और रैंसिडिटी, दे आर नथिंग बट ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ कह सकते हो आप। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब ऐसा हमें पता चला कि हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है और इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो इससे बचने की टेक्निक्स भी हमने सीख ली। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में करोजन और रैंसिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्का करोजन की डेफिनेशन आ सकती है, हाउ टू प्रिवेंट करोजन आ सकता है, रस्टिंग के बारे में डिटेल सवाल दिया जा सकता है। पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में एलॉइंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलॉय के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आप। इज इट क्लियर? एलॉय यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बात मेंशन की है। सो स्टूडेंट्स, जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो हर सवाल का जवाब ना ही हमें पता होना चाहिए, बट सही तरीके से लिखने की भी ज़रूरत होगी। सो यू शुड बी एबल टू राइट इन अ प्रॉपर लैंग्वेज।
जो चीज़ समझ आ गई है वो ओन वर्ड्स में लिखते वक्त कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो गड़बड़ आपको अवॉइड करनी होगी। कुछ डेफिनेशंस को समझिए और जब ओन वर्ड्स में लिखे तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो आप कहना चाह रहे हो वो कह पाए या नहीं। क्लियर? एंड रेडॉक्स बेटा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, 10वीं में तो काम आएगा ही। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर इसका जो एडवांस लेवल है वो मुश्किलें पैदा करता है बच्चों के लिए। बैलेंसिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में ही बहुत सारे बच्चे 11th का कुछ पार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर में मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको चीज़ें समझाई है, क्योंकि मेन टारगेट अपना प्रेजेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन है। इज इट क्लियर? और मैंने एनटीएससी का आपको समझाया कि कैसी चीज़ें आएंगी एनटीएससी में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फॉर नाउ आज के लेक्चर में आई होप जो मैंने पढ़ाया है समझाया है आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। सो आज के लेक्चर में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को जानते हुए, कुछ चीज़ें हमने एनटीएससी की भी टच कर ली है, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की जानकारी हमने ली है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, इस टॉपिक्स पे सवाल आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात जो की है वो ये है कि हमने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए हैं। राइट स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस इज द की। एक एक सवाल जब आप करते चले जाओगे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आई होप फर्स्ट चैप्टर में से अब अगर किसी भी तरह का सवाल आ जाएगा तो आप तैयार रहेंगे। अब बच्चों हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।